हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सारे। लास्ट क्लास में हमने बायोलॉजी पूरा डिस्कस कर लिया था। बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स हमने बहुत अच्छे से किए थे और आज से हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर से, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलो फटाफट से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को वन शॉट में ख़त्म करते हैं ताकि तुम एग्जाम के लिए आराम से अपने 5 से 6 मार्क्स गारंटीड कर लो। चलो, तो देखो हमारे पास चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। उसके बाद हम केमिकल इक्वेशंस को समझेंगे। तो चलो, तो सबसे पहले हमारे पास केमिकल रिएक्शन और उसको हम समझेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, और फिर हम केमिकल इक्वेशन के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। चलो, देखो सबसे पहले हम केमिकल अगर रिएक्शन को समझें तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखो, केमिकल रिएक्शन, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज केमिकल रिएक्शन। मान लो हमारे पास कोई सब्सटेंस था, ठीक है, ए और बी। ठीक है, अब ये ए और बी मिलके सी दे रहा है। ठीक है, तो ये जो ए और बी केमिकल सब्सटेंस है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू व्हाट, सी, राइट। So the conversion of one substance with a new product or the reaction between two substance to form a new product is chemical reaction। ठीक है, अब जब उसी केमिकल रिएक्शन को हम किसी स्पेसिफिक सिंबल और फॉर्मूला से यूज करते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसको हम बोल देते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे कि अगर एग्जांपल में समझाता हूँ तो देखो, हमें पता है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल के क्या देंगे, हमें वाटर देंगे। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ ये कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर देंगे तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट करना हुआ। बट इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स या फिर कितने हाइड्रोजन एटम कितने ऑक्सीजन एटम मिलके वाटर को बना रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ये बहुत लेंदी प्रोसेस है लिख पाना हमें, हमारे लिए, राइट। तो इसीलिए हम एक बेटर और कन्वीनियंट वे यूज करते हैं जहां पे हम H2 हाइड्रोजन को, मतलब हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज सिंबल, ओके, एंड ऑक्सीजन O। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलके देते हैं हमें H2O। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यानी कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग सम सिंबल्स एंड फॉर्मूला इज केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो H2, जैसे कि यहाँ पे A प्लस बी मिलकर C प्लस डी दे रहे हैं, तो A प्लस बी क्या है, A मान लो Mg है और O2 है। तो Mg यानी कि मैग्नीशियम का एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के, मैग्नीशियम का एक एटम और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल मिल के हमारे पास MgO बना रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए कन्वीनियंट हो गया कि हम पूरा मैग्नीशियम लिखते हैं, पूरा ऑक्सीजन लिखते हैं और फिर वो MgO देता, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए लेंदी प्रोसेस होता और वो कन्वीनियंट नहीं होता। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक बेटर ऑप्शन को चूज किया है जहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग केमिकल सिंबल एंड फॉर्मूलाज, उसको हम बोल देते हैं केमिकल रिएक्शन। आई होप तुम्हें यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो, अब ये जो केमिकल इक्वेशन है ना, इसको हमें और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन क्या, तो बेस्ड ऑन कि वो जो हमने केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो वो केमिकल इक्वेशन में जो भी हमारे पास सब्सटेंसेस हैं वो किस तरीके से हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हमें डिटेल में देखना है अभी। ठीक है, अब देखो, उन सभी चीज़ों से पहले एक दो चीज़ हमें पता होना चाहिए, और वो है हमारे पास, हाँ, वो है हमारे पास कि जैसे मैंने बताया तुम्हें कि, हाँ, जैसे कि हम, मैंने बताया तुम्हें कि हमारे पास ए और बी मिल के सी प्लस डी बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के वाटर बना रहे हैं तो जिनमें रिएक्शन हो रही है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, जैसे कि ए प्लस बी मिल रहे हैं दैट इज रिएक्टेंट, जो नया सब्सटेंस बन रहा है दैट इज प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल बी रिएक्टेंट एंड वाटर विल बी प्रोडक्ट। तो दिस विल बी रिएक्टेंट एंड वाटर विल बी प्रोडक्ट। आई होप तुम्हें इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो हमने अभी बेसिकली देखा जाए तो केमिकल रिएक्शन के बारे में बात किया, केमिकल इक्वेशन के बारे में बात किया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को डिफाइन किया है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो कैसे और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लग सकता है, तो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में उसके फिजिकल स्टेट को मेंशन करें। ठीक है, कि अगर वो सॉलिड है तो हम S लगा देंगे, अगर लिक्विड है तो L लगा देंगे, गैस है तो G लगा देंगे और एक्वा सोल्यूशन है तो AQ लगा देंगे। जैसे कि मान लो मैंने H2 लिया, ठीक है, तो H2 गैस मॉलिक्यूल है तो हमने गैस लिख दिया। ठीक है, प्लस O2 अगेन गैस है तो वो गैस हो गया। अब ये जो हमारे पास वाटर बन रहा है H2 दैट इज एक्वस या फिर लिक्विड,
तो हम उसके लिए एक्वस डाल देंगे। तो ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हमारे लिए लग रहा है, राइट। अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड में हमने अगर कोई एसिड का यूज किया है किसी केमिकल रिएक्शन में, तो अगर वो कंसंट्रेटेड एसिड है तो इन दैट केस वी विल बी यूजिंग CONC डॉट, ठीक है, ये कंसंट्रेशन डॉट, और डाइल्यूट का DIL डॉट, ठीक है। अगर हीट चेंज हो रहा है तो रिएक्टेंट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, तो वहाँ पे अगर हीट रिलीज हो रहा है तो हम उसको प्लस हीट लगाएंगे। जैसे कि मान लो इस केस में हमारे पास अगर हीट रिलीज हो रहा होता तो हम H2O के साथ साथ हीट भी लिख देते हैं, ठीक है। ये हो जाता हमारा। आई होप यहाँ तक में तुम्हें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है उसके यील्ड को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में है। तो अगर हमारे पास क्या है कि रिएक्टेंट है, ठीक है, और प्रोडक्ट बन रहा है, तो टेम्परेचर हम इंक्रीज कर दें, प्रेशर इंक्रीज कर दें, या फिर कोई कैटलिस्ट ऐड कर दें, ठीक है, तो उससे हमारे रिएक्शन की स्पीड जो है वो फास्ट हो जाएगी, ठीक है। अब उसमें हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम केमिकल रिएक्शंस के बेसिकली प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ से हीट रिलीज हो रहा है, या फिर रिएक्टेंट में हमने इलेक्ट्रोड वगैरह का यूज किया है, ठीक है, या फिर केमिकल कोई केमिकल मतलब एक रिएक्टेंट दूसरे प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल से देखें तो हमारे पास था जिंक सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, और HCl का हमने यूज किया है। HCl कैसा है, एक्वस स्टेट में है और कंसनट्रेटेड HCl है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो जब हम इन दोनों का रिएक्शन करा रहे हैं तो इट इज गिविंग अस हीट, नो, यहाँ पे हमें हीट देना पड़ रहा है, दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। अब देखो यहाँ पे ZnCl2 बन रहा है, H2 बन रहा है, और हीट रिलीज भी हो रहा है यहाँ से, राइट। तो हीट रिलीज हो रहा है, दैट मीन्स एक्सोथर्मिक। अब देखो ये सभी चीज़ों को हमने मेंशन किया, एक्वस, गैस और हीट को भी। तो ये क्या है, ये हमारे लिए एक केमिकल रिएक्शन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना रहा है, हमें समझने में ईजी हो रही है, राइट। इन सभी चीज़ों को हम यूज करके अपने एग्जाम में, अगर तुम इन सभी चीज़ों को अगर ऐसे केमिकल रिएक्शंस को लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन अगर नहीं लिखते हो तो कट जाएंगे, तो अच्छा है कि लिख लो। देखो अब है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कि प्रिसिपिटेट क्या होता है। तो देखो प्रिसिपिटेट इज द इनसॉल्युबल सॉलिड विच सेटल डाउन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। जैसे कि सिंपली अगर हम बोले कि तुम एक गिलास पानी लो, उसमें मिट्टी डाल दो, ठीक है, मिट्टी डाल दोगे तो क्या होगा, अगर उसको सेक करोगे तो घुल जाएगा, और थोड़ी देर बाद छोड़ दोगे तो सारे के सारे मिट्टी के जो पार्टिकल्स होंगे वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, राइट। वही है हमारा प्रिसिपिटेट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो हीट एनर्जी रिलीज हो उस केमिकल रिएक्शन को हम बोल देंगे एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक क्या होता है, जहाँ पे हमें एनर्जी देनी पड़ती है रिएक्शन को करवाने के लिए, यानी कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो, दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या होते हैं, तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर सकते हैं, ठीक है, लोअर्स द टेम्परेचर और प्रेशर नीडेड टू स्टार्ट वन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम और ड्यूरिंग द रिएक्शन। मतलब कि ये रिएक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करके ये क्या करते हैं, रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जो है हेवर्स प्रोसेस से, उसमें हमने Fe+ का कैटलिस्ट यूज करते हैं। तुमने ये एस्टर फॉर्मेशन देखा होगा कार्बोनेट्स का, ये कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर का, वहाँ पे भी हम बहुत सारा ये कैटलिस्ट का यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ से हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जैसे कि प्रिसिपिटेट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड कैटलिस्ट, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। अब देखो जहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन होगा ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ उसमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन जहाँ पे भी होगा वहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस आएंगे प्रोडक्ट में, ठीक है। तो प्रोडक्ट में क्या होगा, चेंज इन स्टेट, ठीक है। हो सकता है कि हमारा, जैसे कि मैंने बताया H2+O2, तो H2 जो था वो गैस था, O2 भी गैस था, और H2O बन रहा है वो एक्वस है, राइट। तो स्टेट में चेंज आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एग्जांपल में बॉइलिंग ऑफ कैंडल, सॉलिड वैक्स लिया हमने, ठीक है, उसके बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, अगर फिर से हमने फर्दर उसको वो किया तो गैस में कन्वर्ट हो गया। सेकेंड इज चेंज इन कलर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि वैसे केमिकल रिएक्शंस जिनका रिएक्टेंट का कलर कुछ और था लेकिन प्रोडक्ट का कुछ और कलर हो गया, तो उसमें हमारा आ गया चेंज इन कलर, जैसे कि चेंज इन कलर में रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, ठीक है। थर्ड इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, वैसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पे लास्ट में हमारा गैस रिलीज होता है, वो हो गया हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस, जहाँ पे हमने रिएक्शन किया है जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से यानी कि HCl से, तो वहाँ पे ZnCl2 बन जाता है और H2 रिलीज हो जाता है, देखो। या फिर तुम और बेटर एग्जांपल से समझोगे कि फोटोसिंथेसिस जब होता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो ऑक्सीजन एक गैस मॉलिक्यूल है जो कि रिलीज हो रहा है, तो वो हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, अगर कोई केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट का अगर कुछ और टेम्परेचर है, प्रोडक्ट का टेम्परेचर कुछ और हो जाता है, तो दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। अगर तुम किसी फ्यूल को जलाओगे तो वहाँ से हीट रिलीज होगा, और वो आ गया हमारा पूरा एग्जाम्पल। लास्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट,
हमारे प्रिसिपिटेट क्या होता है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जहाँ पे हमारे पास प्रिसिपिटेट को देखने को मिलता है। ठीक है, रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये क्या देता है हमें, प्रिसिपिटेट देता है BaSO4 का। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर तुम बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट कराते हो सोडियम सल्फेट से, तो वहाँ पे तुम्हें वहाँ पे तुम्हें BaSO4 एज अ प्रिसिपिटेट मिलेगा, वाइट प्रिसिपिटेट। ठीक है, चलो, तो ये तो था बेसिक केमिकल रिएक्शन के बारे में, और हमने देखा कि क्या इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है और कैसे हम उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। एट द सेम टाइम हम क्या क्या प्रॉपर्टीज़ देखते हैं केमिकल रिएक्शन के। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा केमिकल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो जब हम केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं तो केमिकल इक्वेशन क्या करता है कि हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। तो मेजरली बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। एक क्वेश्चन बैलेंसिंग से फिक्स रहता है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको तुम छोड़ नहीं सकते हो, बहुत अच्छे से इसको समझ लेना। देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या है, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन प्रोडक्ट। सिंपल है कि जितना रिएक्टेंट साइड में है उतना एटम प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मास है वो कहता है मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि हम मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दैट मीन्स कि हम अगर रिएक्टेंट में जितने मास ले रहे हैं दैट शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ है, देखो यहाँ पे अगर हमारे पास इस रिएक्शन में देखोगे तुम, तो यहाँ पे CH4 है प्लस Cl2 है। ठीक है, और ये क्या दे रहा है, CCl4 प्लस HCl दे रहा है। ठीक है, तो अब देखो, अगर अब तुम यहाँ से ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे C2 है, सॉरी C एक ही है। ठीक है, और यहाँ पे भी C एक है, दैट मीन्स कि जो हमारा कार्बन है वो तो बैलेंस है। ठीक है, लेकिन अगर तुम क्लोरीन को देखोगे तो 2 क्लोरीन यहाँ पे है और यहाँ पे 4 और एक 5 क्लोरीन है। राइट, तो ये हमारा क्लोरीन यहाँ पे बैलेंस नहीं है। ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और हाइड्रोजन यहाँ पे एक ही है। राइट, तो इस तरीके से हमारे पास ये बैलेंस नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, बेटर ऑप्शन क्या है बैलेंसिंग का, हम वो भी देखेंगे कि हम कैसे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो देखो, चलो हम थोड़ा बैलेंसिंग सीखते हैं पहले कि हम कैसे एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं। देखो, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता बैलेंसिंग में तो तुम सिंपली क्या कर सकते हो, तुम सिंपली ले, अगर कोई केमिकल इक्वेशन है हमारे पास, मान लो जैसे कि यही हमारे पास केमिकल इक्वेशन है, CH4 प्लस Cl2, ये क्या दे रहा है, CCl4 प्लस HCl दे रहा है। ठीक है, ये तुम्हारे पास आ गया। अब तुम इसको कैसे बैलेंस करोगे, तो कुछ नहीं है, यहाँ पे हमें एलिमेंट का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद रिएक्टेंट में वो एलिमेंट कितना है वो लिखना है और प्रोडक्ट में कितना है वो लिखना है हमें। सिंपल। तो देखो, अगर हम रिएक्टेंट की बात करते हैं तो हमारे पास पहले तो एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो पहला एलिमेंट कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। ठीक है, तो रिएक्टेंट में कार्बन कितने हैं, एक। ठीक है, तो एक कार्बन, और हाइड्रोजन कितना है, 4। ठीक है, और क्लोरीन कितने हैं, 2। ठीक है, Cl2। अब देखो, अब प्रोडक्ट में कितने हैं, तो कार्बन हमारे पास प्रोडक्ट में भी एक ही है। ठीक है, हमारा जो हाइड्रोजन है वो कितना है, हाइड्रोजन हमारे पास प्रोडक्ट में एक है, एक लिख देंगे। और क्लोरीन कितना है, एक, और यहाँ पे 4, यानी कि 5 क्लोरीन है। ठीक है, तो अब हम इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं, इसको तुम अगर ध्यान से समझोगे तो देखो, हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ से है कि हमारे पास कार्बन तो बैलेंस है, ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। राइट, तो अगर मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ तो देखो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया। ठीक है, और यहाँ पे भी अब ये भी अब 4 हो गया। ठीक है, तो जितने प्रोडक्ट में हाइड्रोजन, जितने रिएक्टेंट में हाइड्रोजन उतने ही प्रोडक्ट में हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो, अब एक प्रॉब्लम और हो गई कि यहाँ पे क्लोरीन 4 था और ये 4 ये क्लोरीन भी हो गया, यानी कि 8 टोटल क्लोरीन हो गए ये रिएक्टेंट में। ठीक है, तो अब 8 हमें यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा। तो देखो, यहाँ पे 2 क्लोरीन ऑलरेडी है, अब इस 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे भी जो क्लोरीन है वो कितने हो जाएगा, हाँ सॉरी, रिएक्टेंट में हमारे पास प्रोडक्ट में 8 था, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 8 हो जाएगा अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो। एक बार इसको वापस से समझो तुम, क्या किया मैंने, देखो, हाँ, इससे हमारे पास जो था हाइड्रोजन जो था
हाइड्रोजन हमारा ये स्टेबल हो गया, यानी कि बैलेंस हो गया, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। तो कार्बन हमारा ऑलरेडी बैलेंस था, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, अब जो क्लोरीन है वो देखो, तो क्लोरीन हमारा यहाँ पे 4 पहले से था और 4 ये पहले से था और 4 ये, यानी कि 8 हमारे पास टोटल हो गए प्रोडक्ट में। यानी कि अब जो 5 था वो बन गया 8, तो यहाँ पे भी 8 होना चाहिए। तो कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास 2 ऑलरेडी है और इसके 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा 8 हो जाएगा और क्लोरीन भी हमारा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास बैलेंसिंग के तरीके जहाँ से हम बैलेंसिंग कर सकते हैं। तुम इस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो हमारा देखने को मिल जाएगा कि कैसे बैलेंसिंग हो रहा है। ठीक है, चाहो तो इन स्टेप्स को फॉलो भी कर सकते हो, बट इससे बढ़िया स्टेप मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है कि लिखो और उसको सॉल्व करो। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल रिएक्शन के टाइप पे, कि हमारे पास कौन कौन से टाइप के केमिकल रिएक्शन मिलते हैं। ठीक है, तो मेजरली हमें 4 अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शन को पढ़ना है और इसके बाद हमें बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ना है, मतलब 5 हमें केमिकल रिएक्शन को पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहला टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास कोई सब्सटेंस ए था, जहाँ पे हमारे पास कोई सब्सटेंस ए था, ठीक है, और बी के साथ मतलब कि कोई रिएक्टेंट ए बी था, वो मिलके प्रोडक्ट बना लिया। ठीक है, ए प्लस बी ए बी बना लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ पे ए बी ऑलरेडी था, उसको हमने कुछ एनर्जी दी, कुछ कुछ काम किया उसके साथ, और वो हमारा ए अलग हो गया और बी अलग हो गया। ठीक है, अब उसके बाद है हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, उसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी रिप्लेसमेंट भी बोलते हैं। उसमें क्या है कि अगर मान लो ए है बी है ए बी है हमारे पास, और अगर वहाँ पे सी आ गया, तो अगर ये जो सी है ये ए को रिप्लेस कर दे रहा है और बी को अलग कर दे रहा है, तो वो हमारा हो गया सिंगल सिंगल डिस्प्लेसमेंट। और डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों एक दूसरे को स्विच कर देते हैं, जैसे ए बी था और सी डी था, तो ए अब क्या होगा, सी के साथ कंबाइन हो जाएगा, और जो डी होगा वो बी के साथ कंबाइन हो जाएगा। सिंपल है। इसको हम इन सभी केमिकल रिएक्शंस को हम डिटेल में अब देखने वाले हैं कि हमारे पास जो 4 अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला, जैसे कि मैंने बताया कि पहला टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे क्या हो रहा है, 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट जो है वो कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट को बना रहे हैं। ठीक है, दैट विल बी और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि अगर H2 प्लस O2 मिलके H2O बना रहा है, तो अगेन 2 हमारे पास रिएक्टेंट था, H2 प्लस O2 मिलके H2O बना लिया, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत सिंपल है ये तो। ठीक है, या फिर CaO प्लस H2O मिलके हमारा CaOH होल ट्वाइस बना ले। ठीक है, तो इससे भी हो जाएगा। अब इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट कैसे हम पता लगाएंगे कि किसी भी हमारे पास प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो देखेंगे हम वहाँ पे बबल को। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट में बबल बन रहा है, ठीक है, जब हम उसमें गैस लाइन पास कर रहे हैं बेसिकली, तो वो हमारा हो जाएगा इसका जो है ना, इसका टेस्ट है ये, तो वहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्टिविटी बेस्ड हम ऑलरेडी एक सीरीज लेके आएंगे जहाँ पे हम सारी एक्टिविटीज़ को देखेंगे, उससे हम ये वाले पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहाँ क्या होता है, तो अगर हमारे पास ऑलरेडी ए बी है, ठीक है, तो उसको अगर हम ए अलग और बी अलग को तोड़ देते हैं, दैट विल बी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे CaCO3 है, ठीक है, तो CaCO3 सॉलिड है। अब CaCO3 को हमने CaO प्लस CO2 में तोड़ दिया, तो दिस इज और व्हाट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसी प्रोसेस को हम जो ये स्पेसिफिकली यहाँ पे हो रहा है CaCO3, यानी कि ये कार्बोनेट और लगा हुआ है, इसको हम कैल्सिनेशन बोलते हैं। तुमने मेटल नॉन मेटल में पढ़ा होगा कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, तो वहाँ से हो गया। ठीक है, FeSO4 है, FeSO4 को हमने तोड़ दिया Fe2O3 में, SO2 में और SO3 में। ठीक है, तो वो भी हमारे पास क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है। ठीक है, अब देखो, अब ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, ये तुम्हारे पास 3 अलग अलग तरीके का मिलता है। 3 अलग अलग टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं हमारे पास। ठीक है, पहला जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, अगर हम 3 अलग अलग टाइप के कौन कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है पहले उसको देखते हैं। तो पहला होता है थर्मल, ठीक है, दूसरा होता है फोटो, और तीसरा होता है इलेक्ट्रो। ठीक है, थर्मल मतलब कि हीट, अगर हम हीट से कोई भी सब्सटेंस को तोड़ रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि देखो यहाँ पे HgO था, HgO पे हमने हीट डाला, Hg अलग हो गया और O अलग हो गया, ये क्या हो गया, एक थर्मल डिकम्पोजिशन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो मतलब लाइट,
तो अगर कोई भी चीज़ हम लाइट के सप्लाई से, लाइट की मदद से तोड़ रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा फोटोलाइसिस या फिर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल में ले हम, तो H2O था, H2O पे लाइट पड़ा, H2O प्लस O2 अलग हो गया, दिस इज और फोटोलाइसिस। ठीक है। या फिर अगर हम एक और एग्जांपल इसका देखते हैं, तो अगर मान लो AgBr है तुम्हारे पास, अगर इस पर भी तुम लाइट डालोगे तो ये Ag अलग हो जाएगा प्लस Br अलग हो जाएगा। तो ये भी एक एग्जाम्पल है जहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन कर तो रहे हैं लेकिन विद द हेल्प ऑफ लाइट। ठीक है। लास्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस का, कि ऐसा डिकम्पोजिशन जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके उसको तोड़ रहे हैं। ठीक है। तो तुम्हारे पास H2O था, H2O में तुमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी। ठीक है। अब वो H2 प्लस O2 में अलग अलग टूट गया। देखो यहाँ पे कि जब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का सेटअप करते हैं, तो वहाँ पे जो टूट जाता है मॉलिक्यूल हमारा H2 प्लस O2 में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट केम अंडर इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। तो 3 अलग अलग टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन है हमारे पास। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फोटो, ठीक है, और इलेक्ट्रो ये सभी इंपॉर्टेंट ही हैं, बट मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स तुम्हें पता होने चाहिए। और ये सारे एग्जाम्पल ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो तुम आराम से समझ सकते हो। ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने 2 टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम देखा है हमने। पहला है हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है हमारे पास, मान लो कि हमारे पास A प्लस BC है। ठीक है। अब देखो, अगर ये जो A है ना, वो B को हटा के C के साथ कंबाइन हो जाता है और B को अलग कर देता है, तो एक हमारे पास एलिमेंट अलग हुआ है, तो ये हो जाएगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि Zn प्लस CuSO4 मिलके क्या बना रहे, देखो ZSO4 के साथ Zn कंबाइन हो जाएगा और Cu को अलग कर देगा, तो ये बन जाएगा ZnSO4। ठीक है। Zn प्लस CuSO4 जो था, अब वो ZnSO4 बन गया और कॉपर को अलग कर दिया। ठीक है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अगर इसका एक और मैं एग्जांपल दूं, तो हमारे पास एल्यूमिनियम है। ठीक है। और एल्यूमिनियम के साथ हमने लगा दिया Fe2O3। ठीक है। तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा Al2O3 और Fe को अलग कर देगा। तो देखो, जो एल्यूमिनियम था वो O2 के साथ, और सॉरी O3 के साथ कंबाइन होकर Al2O3 बना लिया और Fe अलग हो गया यहाँ पे। यानी कि क्या हुआ, यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया Fe, किसके थ्रू, एल्यूमिनियम के थ्रू। ठीक है। अब ये क्या हर एक एलिमेंट हर एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं, वही एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर सकता है अगर वो रिएक्टिविटी सीरीज में उससे ऊपर है। ठीक है। तो इस पे भी थोड़ा हम बात करते हैं। तो अगर तुम रिएक्टिविटी सीरीज को देखोगे, तो देखो सबसे टॉप पे हमारे पास पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये है। उसके बाद मिडिल वाले में हमारे पास जिंक से लेकर हाइड्रोजन, कॉपर तक है। फिर लो रिएक्टिविटी सीरीज ये हो गया हमारी लिस्ट वाले। ठीक है। ऑल दो हम इसके बारे में डिटेल में बात कर रहे होंगे जब हम मेटल नॉन मेटल का रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है। तो उससे हमें ये पता चलता है कि देखो, अब ये जो ऊपर वाले जो भी एलिमेंट्स हैं ना हमारे पास, ये जो ऊपर वाले हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स अपने नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने एग्जांपल लिया था, Al जो था हमारा, वो Fe2O3 के साथ कंबाइन हो रहा था, राइट, और बना रहा था Al2O3 प्लस क्या रिलीज हो रहा था यहाँ से, Fe। तो ये जो Al2O3 था हमारा, ठीक है, जो Al2O3 बना, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एल्यूमिनियम को तुम देखोगे तो एल्यूमिनियम कहाँ है, ऊपर है आयरन के कंपेरिजन में। ठीक है। एल्यूमिनियम ऊपर है आयरन के कंपेरिजन में, इसीलिए एल्यूमिनियम जो है वो आयरन को डिस्प्लेस करके Al2O3 बना रहा है, राइट। ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो ये हो गया हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे एक हमारा एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस हो जा रहा है। अब सेकंड थिंग है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास अगर ए बी था मिलके सी डी के साथ, मतलब ए बी है हमारे पास और सी डी है, दोनों मिले, अगर ए जो है वो सी को डिस्प्लेस कर दिया और डी के साथ कंबाइन होकर ए डी बना लिया, और जो बी है वो किसके साथ कंबाइन हो रहा है, सी के साथ कंबाइन हो रहा है, तो दैट विल बी और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे दोनों कंपाउंड फ्लिप कर रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं। ठीक है। दोनों हमारे पास कंपाउंड डिस्प्लेस हो रहा है। जैसे कि मान लो Na2SO4 है हमारे पास, अब Na2SO4 BaCl2 के साथ रिएक्ट किया, तो देखो अब ये क्या करेगा, ये जो Na है ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेगा, डी के साथ रिएक्ट कर लिया। ठीक है। और जो Ba है वो SO4, यानी कि जो C था वो D के साथ, ये C जो था वो B के साथ कंबाइन हो गया, तो देखो NaCl बन गया और BaSO4 बन गया हमारा। तो सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 2 बार हो रहा है। एक बार हमारा Na2SO4 के साथ हुआ डिस्प्लेसमेंट और दूसरी बार BaCl2 के साथ हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो जब 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो दैट विल बी कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब एक बार हो वो हम बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है।
अगेन वही रिएक्टिविटी सीरीज पे ही ये बेस्ड हैं सारे। अगर रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे है तो वो डिस्प्लेस कर पाएगा, अगर रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे नहीं है, बॉटम पे है या फिर उससे नीचे है, अगर सामने वाले कंपाउंड से नीचे है तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ही हम अगर थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं तो हमारे पास क्या था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो कैटायन और एनायन टू कंपाउंड के स्विच होने की वजह से होता है। जैसे कि अगर हम AgNO3 और NaCl की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, तो देखो A क्या हुआ, D के साथ कंबाइन होके AgCl बना लिया। ठीक है, और जो B था वो D के साथ, मतलब कि D जो था, ये C जो था वो B के साथ कंबाइन होके Na और NO3, तो NaNO3 बना लिया। सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आई होप तुम्हें इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब चलो, अब हम बात करते हैं एक लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में जो कि है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, देखो रेड मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, यानी कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पे रिडक्शन हो रहा हो एट द सेम टाइम ऑक्सीडेशन हो रहा हो, उस केमिकल रिएक्शन को हम बोल देंगे रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन का मतलब हम समझेंगे, फिर हम रिडक्शन रिडक्शन का मतलब समझेंगे। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन से या फिर किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, सॉरी ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं और हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, तो उस केमिकल रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम ऑक्सीजन को हटा रहे हैं और हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं तो वैसे केमिकल रिएक्शन को हम रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो हमारे पास ZnO प्लस C था, तो ZnO है। ठीक है, तो ZnO से हमने क्या किया, Zn से जो प्रोडक्ट है वो Zn बन रहा है, ZnO से Zn बन रहा है, तो ऑक्सीजन रिमूव हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। नहीं देखो जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देखते हैं तो हमारे पास ZnO प्लस C है। ठीक है, तो ZnO प्लस C मिलके क्या बना रहा है, Zn प्लस CO। तो देखो ZnO था पहले, अब इसमें क्या हुआ, ZnO से Zn बन गया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। राइट, अब देखो यहाँ पे हमारे पास कार्बन था, कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट मीन्स ऑक्सीडेशन, यानी कि Zn का रिडक्शन हो रहा है और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। इन दोनों टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में, मतलब कि रेडॉक्स रिएक्शन को जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक टाइम पे हो तो उसको हम बोल देंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन विच कंटेन ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन, एंड ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे अगर एक और केमिकल रिएक्शन की बात करोगे तो MnO2 है। ठीक है, तो देखो MnO2 में क्या हो रहा है, MnCl2 में बन रहा है। राइट, तो यहाँ पे क्या हुआ, O2 हट गया, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिडक्शन। और जो यहाँ पे क्या था, HCl था। ठीक है, अब HCl में देखोगे तुम तो HCl में क्या हो रहा है कि HCl में Cl2 अलग हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हट रहा है, यानी कि अगेन क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, लेकिन Mn जो था वो Cl2 के साथ कंबाइन हो गया ना। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इज गेटिंग हाइड्रोजन दैट मीन्स इसका रिडक्शन हुआ। राइट, तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे। ठीक है, तो देखो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस दैट कॉज ऑक्सीडेशन, यानी कि वैसे सब्सटेंस जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन देयर फॉर इट गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ताकि वो रिड्यूस हो सके, हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगा ताकि वो रिड्यूस हो सके। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दोज एजेंट्स व्हिच देमसेल्फ गेट रिड्यूस टू ऑक्सीडाइज द डिफरेंट कंपाउंड। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन उनके वजह से होता है। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएं और जो दूसरे सब्सटेंस है उनको रिडक्शन करा दें। यानी कि जिन सब्सटेंस की वजह से ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिन सब्सटेंस की वजह से रिडक्शन होता है दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, जैसे कि यहाँ पे देखो ZnO गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, यानी कि ऑक्सीजन गेट्स CO दैट इज ऑक्सीडाइज। राइट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दोज एजेंट्स विच आर themselves get reduced and cause oxidation, and reducing agents are those agents which themselves get oxidized and cause reduction। ठीक है, आई होप तुम्हें इतना अगर आता है तो ये तुम्हारे लिए एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है ना, इसका हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है,
जैसे कि पहला है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, तो मेटल ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयड बाय केमिकल रिएक्शन विद सब्सटेंस इन देयर एनवायरनमेंट सच एज मॉइस्चर एंड एसिड। एग्जांपल के लिए अगर हम बात करते हैं तो रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, टार्सनिंग ऑफ सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, ये जो सारी चीज़ें हैं वो कोरोजन होता है, ठीक है। अब बहुत बच्चों को बहुत बच्चों को कोरोजन और रस्टिंग में डिफरेंस नहीं पता होगा। तो कोरोजन क्या है, कोरोजन हमारा ऑक्सीडेशन होता, मतलब ऑक्साइड का लेयर अगर किसी भी मेटल में हो तो उसको हम कोरोजन बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो टार्निशिंग ऑफ सिल्वर हो गया, ग्रीन कोटिंग हो गया, तो ऑफ कॉपर हो गया, तो दीज आर कोरोजन। बट रस्टिंग की बात करते हैं तो सिर्फ आयरन के केस में होता है, Fe+O2 कंबाइन टू फॉर्म Fe3O4, दैट इज रस्टिंग, ठीक है। इनसे कैसे बचा जा सकता है, तो कोटिंग करके हम बच सकते हैं, एक हम प्रोटेक्टिव लेयर लगा दें पेंट से, या फिर उसका गैल्वेनाइजेशन से हम लगा दें, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि अगर हम एक लेयर लगा देते हैं ना, तो ये हमारा अगर मेटल है और इस पे मान लो कि हमने एक कोटिंग करके कोई भी मेटल का लेयर लगा दिया, तो अब ऑक्सीजन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, ठीक है, और इससे हमारा जो मेटल है वो प्रिजर्व रहेगा, राइट। तो ये अलग अलग तरीका होता है, हम पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, एलओआई बना सकते हैं। तो 5-7 अलग अलग तरीके हैं जिनसे तुम अरे क्वेश्चन आते हैं तुम उनको लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो सिल्वर जो है वो ब्लैक कोटिंग डेवलप कर लेता है कुछ टाइम के बाद, कैसे, तो H2S के साथ कंबाइन करके Ag2S बना लेता है, ठीक है, और वो ब्लैक कलर का होता है। ये हो गया हमारा। कॉपर है वो ग्रीन कलर का बना लेता है, तो क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, तीनों के साथ मिलकर इट विल फॉर्म CuCO3 और CuOH होल ट्वाइस चला जाता है। अगेन यहाँ पे भी कॉपर जो है वो ग्रीन कोटिंग डेवलप कर लेगा, ठीक है। यहाँ तक में तुम्हें कोई डाउट नहीं है। चलो अब हम लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं, दैट इज और रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, तो देखो जैसे हमारे पास जो ऑक्सीडेशन हो रहा था ना, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा था, रिडॉक्स रिएक्शन, तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि मेटल हमारा रस्टिंग और वो क्रोजन कर रहे थे, वो हो गया। और इसमें दूसरा हमारे पास है रेंसिडिटी, जहाँ पे हमारे जो भी खाने का फैट होता है और ऑयल्स होते हैं वो क्या होता है, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। अब जब इन फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन होगा ना, तो वो एक अनप्लीजेंट टेस्ट और स्मेल करेंगे। जैसे कि हमारे पास स्पॉइल बटर हो गया, ठीक है, ओल्ड कुकिंग ऑयल हो गया, ठीक है, और स्टेपल चिप्स हो गए, जो हमारे पास वही चिप्स हम सॉग्यूनेस हो जाता है, वो सारी चीज़ें क्या है, वो रेंसिडिटी का एग्जांपल है। जो भी हमारे पास खाना है अगर वो स्पॉयल हो रहा है, उसमें से खराब टेस्ट और स्मेल आ रहा है, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन उनके जो भी फैट्स और ऑयल थे वो ऑक्सीडाइज हो चुके हैं, दैट्स वाई वो अब खाने, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। इस इन सभी चीज़ों को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो देखो हमारा जो फूड था उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट, हमारा जो फूड था उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम अगर इस फूड को ऑक्सीडेशन होने से बचाना है तो हमें एंटीऑक्सीडेंट डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम उस फूड में एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं तो हमारा खाना बच जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। तो हम इस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। स्टोरेज ऑफ फूड इन एयर टाइट कंटेनर में हमने कर दिया, रेफ्रिजरेटर में कर दिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि उसमें बहुत स्लो हो जाएगा रेंसिडिटी, और पूरा प्रोसेस स्लो हो जाएगा, जिससे हमें बेसिकली हमारा प्रोसेस है जो खाना हमारा ख़राब नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीडेशन होता है ना, ये हमारे बॉडी के अंदर भी होता है, समझे, और वो हमारे लिए अगर लंबे टाइम से ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन क्या करता है ना, फ्री रेडिकल्स रिलीज करता है H+ आयंस के फॉर्म में, ठीक है, एंड दिस कैन कॉज कैंसर, ठीक है, कैंसर ये कर सकता है। इसलिए तुमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा कि ब्लैक वाटर पीते हुए। तो ब्लैक वाटर में क्या होता है ना, बहुत सारे भर भर के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ब्लैक वाटर पियो, इसका मतलब ये है कि तुम फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स में भी बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि हमारे लिए हेल्प करते हैं किस तरीके से, तो ऑक्सीडेशन होने से बचाएंगे और हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स नहीं होने देंगे। तो वो तो खैर साइड की चीज़ें हैं, बट यहाँ तक में तुम्हें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक में तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इससे बाद तुम्हारे चैप्टर में मैं गारंटी लेता हूँ कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये चैप्टर फटाफट से आधे घंटे का, हमने आधे घंटे में पूरा चैप्टर को डिस्कस कर लिया है, तो ये पूरा क्लियर हो गया होगा तुम्हें। और अगर कोई भी डाउट होता है इसमें तो तुम कमेंट सेक्शन में बता दो, और सब कुछ अगर अच्छे से समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर लो। आई होप तुमने कर ही लिया होगा, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें कौन सा पार्ट अच्छा लगा। नेक्स्ट चैप्टर विल बी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उस वो 2 नंबर का आता है, उससे उसमें भी हम फटाफट से आधे घंटे से 40 मिनट में वो चैप्टर को भी पूरा कंप्लीट करेंगे, और फिर उसके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है। और अब तुम्हें और सब कुछ समझ में आया होगा डिटेल में। चलो बाय बाय।